सभी कार्यकर्ता बंधु एवं प्रबुद्धजन नागरिक बंधुओं, आप सबको प्रबुद्धजन सम्मेलन का आमंत्रण दिया गया, यहाँ बुलाया गया। इसका हेतु क्या है और ये क्यों आयोजित किया जाता है, केवल मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूंगा, चूंकि हमारे बीच हमारे अतिथि बैठे हैं, वही सारा विषय आपके सामने रखेंगे। आपको ध्यान है 2014 से लेकर 2023 तक लगभग 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत शासन चला रही है। और जो शासन चला रही है 2014 से पहले क्या स्थिति थी देश की और अब क्या परिवर्तन आए हैं, युगांतकारी परिवर्तन को हम कह सकते हैं, उस सब विषयों की जानकारी आम कार्यकर्ता तक और आम नागरिक तक पहुंचे, ये इसका एक हेतु रहता है। और दूसरा हेतु ये भी रहता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो तो बार बार मीटिंग में आते रहते हैं, उन्हें विषय पता लगे, लेकिन समाज में बैठे हुए प्रबुद्धजन प्रोफेसर हो सकते हैं, जो भी हैं प्रबुद्धजन, वो राजनीति से थोड़े से सेवा में रहते हुए कटे रहते हैं, अलग रहते हैं। इसलिए किसी पार्टी की क्या नीति है वो उन तक पहुंचे और वो उनके माध्यम से आम समाज तक बात जाए। विधायक सुखराम जी, रानी सलोटिया जी और हमारे जिले के सह प्रभारी के रूप में हमारा हमेशा नेतृत्व करने वाले भाई लोकेश चतुर्वेदी जी, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना जी, पूर्व जिला प्रमुख पंडित जिनसन शर्मा जी, आज आपके सम्मुख 9 वर्ष के जो गरीब कल्याण के काम, हर वर्ग को लाभ दिलाने का काम किया है, उसके विषय में हमारे माननीय सांसद जी आपके रूबरू में जो भी आपको पूछना है और शॉर्ट सूचना पे आप सभी लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं हृदय से आपका वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे जो सांसद जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं इनका भी शब्दों के वाणी के माध्यम से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, उसी संदर्भ में मैं रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा प्रदेश से मैं राज्यसभा में सांसद हूँ। वो मेरे पास राजस्थान की 4 लोकसभाओं की ये ड्यूटी है, जिसमें ये करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़ हैं। इससे पहले हम बाकी की 3 लोकसभा क्षेत्रों में मैं और माननीय अश्विनी चौबे जी जो हमारे केंद्र में राज्य मंत्री इन दोनों गए हैं। आज थोड़ा सा चौबे जी लेट हैं, लेकिन वो रास्ते में है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आपसे आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सभी पत्रकार, छायाकार हमारे मित्रों का यहाँ पर मेरी तरफ से भी अभिनंदन है। और मैं आपको आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश की उन्नति का जो पैमाना होता है, वो उस देश की उन्नति में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बढ़ोतरी की गई है, इस पैमाने के हिसाब से मापा जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे हम 2014 की स्थिति को और आज 9 वर्ष बाद 2023 की स्थिति को, तो ज़मीन और आसमान का आपको अंतर मिलेगा। आप शुरू कीजिए नेशनल हाईवे से। आज पूरी देश के अंदर जो जिस गति से नेशनल हाईवे बन रहे हैं और जिस क्वालिटी से वो बन रहे हैं, आज हमारा बहुत ही सुगम ये कार्य हो गया है। देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना और समय भी बच रहा है, देश का धन भी बच रहा है और पूरे देश की प्रगति के लिए आवागमन का जो साधन होता है वो मुख्य तौर पर एक साधन कारण होता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2014 में हमारे देश में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने हमारे पास एम्स थे, उनकी तुलना में हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। आज स्वास्थ्य के मामले में भारत जो विकसित देश हैं उनसे भी एक अच्छी स्थिति के अंदर आ गया है और उसका परिणाम आपने देख लिया। कोरोना महामारी के समय में जब दुनिया अंदाज़ा लगा रही थी कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से भारत में भारी जनहानि होने की संभावना है, लेकिन भारत इतनी भारी जनसंख्या का अनुपात होने के बाद भी सबसे कम जनहानि भारत में देखने को मिली। जो इतनी तत्परता से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीन का आविष्कार हुआ और जिस तरह से उस बीमारी को कंट्रोल किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रकार हम अगर देखेंगे रेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैं चर्चा कर रहा था,
आज भी 4 वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के शुभारंभ किया है। आज अगर हम चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर, वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो हमें एक बार तो ये संदेह हो जाएगा कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं या एयरपोर्ट पर आ गए। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलपमेंट किया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में भारत पहली बार आज़ादी के 75 वर्षों में देश में जो एक आयातक देश था, जो विभिन्न किस्म की जो छोटे से छोटे रक्षा उपकरण थे उनको आयात करता था, 15,000 करोड़ रुपए का भारत ने अभी इस रक्षा क्षेत्र में निर्यात किया है। चाहे उसमें हम बुलेट्स कह सकते हैं या हम राइफल्स कह सकते हैं या पिस्टल कह सकते हैं। देश में आज तेजस विमान बन रहा है, देश में आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, देश में हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, देश के अंदर अन्य रक्षा उपकरण जो है देश के अंदर निर्मित हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ विदेशों में भारत की स्थिति, तो आज आप देख रहे हैं मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह से दुनिया नजरिए से देखती है। कोई विकसित देश कहता है कि मोदी जी हमारे बॉस हैं, कोई विकसित देश कहता है कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी अपने उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा अमेरिका ने पहली बार दिया है किसी प्रधानमंत्री को, और पूरा देश, पूरा अमेरिका जो है ना, किस तरह से अभी यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ा हुआ था, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और रक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने चर्चा की, हम आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे मैंने बात की, अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक और नागालैंड तक मैं राजभाषा समिति के माध्यम से पूरे देश के अंदर गया हूँ। आज हमारा चाइना के बॉर्डर तक जो है ना, उनसे भी बेहतरीन सड़कें और उनसे बेहतरीन अन्य जो है जो आगमन के साधन और रक्षा के क्षेत्र में अन्य जो भी ज़रूरतें होती हैं, हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आज भारत की तरफ कोई भी दुश्मन देश जो है ना आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो इन 9 वर्षों के अंदर जो उपलब्धियां हैं, कभी हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अटक से कटक तक भारत एक है, लेकिन भारत का एक स्वरूप जो है वो धारा 370 हटने के बाद अब आया है। आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इन गर्मियों में भी और पिछले साल की गर्मियों में भी लोगों ने अपने घरों को भी एक कमरा रहने के लिए रख के और गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। इतनी भारी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट गया है, अब वहाँ पर कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं मिलता, कोई सैनिकों की तरफ कोई दूसरी दृष्टि से जैसे देखते थे कि आतंकवादी कभी किसी समय भी कोई घटना घट सकती है, आज कोई घटना वहाँ पर नहीं होती है। अगर कोई छुटपुट होती है तो फौरन उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है और उन आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। लेकिन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सेफ है और भारत का अभिन्न अंग है। अब भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाके संपत्ति खरीद सकता है, कश्मीर की बेटियाँ दूसरे प्रदेशों में शादियाँ कर सकती हैं, कोई भी वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जाके अपनी कंपनी लगा सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है।